अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है। हिंदू एंडोवर का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए। ओरल वक्फ, ओरल अपॉइंटमेंट हैज sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. Sir,
आप क्लॉज 3(9) पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया, और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 4(3)(2), the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person। सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मैं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए, और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर ये बिल दावा कर रहा है कि वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थापन को रिफॉर्म, एम्पावर और डेवलप कर रहा है। ये बात ऊपर से तो बहुत सही लगती है, परंतु काश ये सही होता, ऐसा ही होता सर, क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता नहीं है। सुधार की आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र में औकाफ की मंत्री भी रह चुकी हूँ, आज वक्फ बोर्ड के मेंबर करके भी 4 वर्षों से काम कर रही हूँ। अपने अनुभव से कहती हूँ कि सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सर इन सुधारों के लिए, जिसके लिए मैं 4 वर्षों से प्रयत्नशील हूँ, वक्फ बोर्ड को जो प्रश्नों का सामना करना पड़ता है वो भी उसका अनुभव मुझे है। और सबसे बड़े प्रश्न जो 3 है वक्फ बोर्ड्स के सामने, उसमें एक है एनक्रोचमेंट, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है गैर कानूनी कब्जे। सर इनसे निपटने के लिए वक्फ बोर्ड्स को सरकार की सहायता की आवश्यकता थी और है।
परंतु बात नियत की है सर। अगर सरकार की रिफॉर्म्स की नियत होती, अगर रिफॉर्म्स की नियत होती तो इस बिल में वक्फ बोर्ड्स को एम्पावर करने का प्रयास होता। वक्फ बोर्ड्स को गवर्नमेंट के पेट्रोनाइजेशन की आवश्यकता थी और है, मजबूतीकरण की आवश्यकता थी और है सर। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो एनक्रोचमेंट्स हटाने में मदद की बात होती। इसके लिए इस बिल में कठोर से कठोर प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो सर्वेज में सर्वे कमिश्नर्स की मदद की बात होती। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो भ्रष्टाचार पर कठोर से कठोर कार्रवाइयों के प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने या खरीदने या कब्जा करने वालों के विरुद्ध और कठोर प्रावधान लाए होते। यहाँ तो पहले जिसको एक सीरियस क्राइम माना जाता था उसे भी नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल बना करके प्रावधान लाए हैं आप। सर, मुतवल्लियों से जो वक्फ बोर्ड्स को शेयर मिलता है, जिससे कब्रस्तानों के, मस्जिदों के काम होते हैं, वो शेयर को भी आपने कम कर दिया है, 7% से 5% पे ला लिया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की और तो कोई इनकम नहीं होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इनकम तो कमर्शियल एक्टिविटी से ही होगी। वक्फ बोर्ड तो मस्जिद चलाते हैं, कब्रस्तान चलाते हैं, आशुर खाने चलाते हैं, दरगाह चलाते हैं, वहाँ से इनकम कहाँ से होगी? सर, अगर वक्फ बोर्ड्स को आप सशक्त करना चाहते थे तो ऑफिसेस की बात होती, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की बात होती, स्टाफ देने की बात होती, लेकिन उनकी स्वायत्तता छीने बिना, परंतु उनकी ऑटोनॉमी अबाधित रहने देते हुए अगर करते तो कोई बात थी सर। ऑटोनॉमी छीन कर आप कर रहे हैं बात, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सर, अगर मुझे मेरा घर चलाने में कुछ कठिनाई आ रही है तो आप ये नहीं कर सकते कि मदद के तौर पर आओ, हम आके आपके घर का मालिक बन जाते हैं क्योंकि आप अपने घर में कठिनाई आपको हो रही है घर चलाने में। तो उस तरह की बात यहाँ हो रही है। सवाल यह है सर कि क्या नॉन कम्युनिटी मेंबर्स बोर्ड्स पर लाए जाने से बोर्ड्स एम्पावर हो जाएंगे? क्या लॉजिक है इस बात की? सर, आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड्स धार्मिक संस्था ही नहीं है। आपने कहा कि धार्मिक संस्था ही नहीं है। मस्जिदों का, दरगाहों का, कब्रस्तानों का, आशुर खानों का व्यवस्थापन करने वाले धार्मिक संस्था नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जमीन लोगों ने डोनेट किए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, वो व्यवस्थापन धार्मिक नहीं है। ये सोच भी कमाल की है सर। सर, आप मुझे बोलने देंगे? एक तो आपने आखिर में मेरा नंबर लाया सर और आप घंटी बजा रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा सर, ये बात अन्यायकारक है। मैडम, जहां नाम सर, है, आप प्लीज 1 मिनट प्लीज प्लीज कंसिडर सर। जहां सूची में नाम है मैडम, मैं वही पुकार सकता हूँ। जो समय लिखा है उसका मैं पालन करता हूँ। प्लीज, नाम नीचे नीचे आता गया मेरा सर। प्लीज कंक्लूड प्लीज। मैडम, प्लीज सीट पर बैठकर न बोले, जहां पर नाम सूची में वही मैं बुला रहा हूँ। प्लीज सर, आप कंक्लूड करें। मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज। हाँ, बोलिए, कंक्लूड करिए। वक्फ जमीनों का सबसे बड़ा एनक्रोचर कौन है, ये मैं पूछती हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा एनक्रोचर स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है सर, और आपने एनक्रोचर को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है। क्या इससे न्याय मिल जाएगा धार्मिक संस्थाओं को सर? सर, एम्पावर हो जाएंगे धार्मिक संस्थाएं? ये मेरा सवाल है। सर्वे कमिश्नर्स को मजबूत बनाने के लिए उनको और रिसोर्सेज देने चाहिए था, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का सीधा अधिकार आप सरकार को दे रहे हैं। ये क्या ये अन्यायकारक नहीं है? सब बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक भेड़िया सर बकरे की खाल ओढ़कर शिकार करता है। मुझे वो कहानी आज याद आ रही है। कंक्लूड करिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। कंक्लूड अनएंडिंग टाइम नहीं दे सकता, अनएंडिंग टाइम नहीं दे सकता। प्लीज, नहीं बजाएंगे सर। ये बिल सुधार नहीं बोल के खुद एक तरीके का एनक्रोचमेंट है माइनॉरिटीज के अधिकारों पर, माइनॉरिटीज के संवैधानिक अधिकारों पर। सर, आर्टिकल 14 से 30 तक के हर आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है इस बिल में सर। माइनॉरिटीज में केवल मुस्लिम्स नहीं है,
क्रिश्चियंस है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, सब है सर। आज मुस्लिम्स की बारी है, कल क्रिश्चियंस की आएगी, परसों बुद्धिस्ट की आएगी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप गरीब मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं, ये चर्चा हो रही है, किस तरह करोगे सर? जिस तरह सेना के लिए आरक्षित जमीन 13,000 एकड़ जमीन आरक्षित जो है 50 वर्षों से, वो जमीन आपने अडानी जी को दे दिया, बाबा रामदेव को दे दिया, आपने रवि शंकर को दे दिया। उसी तरह आप भला करोगे मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का? किस तरह करोगे? मुसलमानों को आप क्या दोगे इसमें से? क्या आप इन जमीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को देकर उसमें से इनकम निकालोगे? आज आपके पास बजट है, आप उस बजट में से मुसलमानों का भला करिए, ये मेरी आपसे विनंती है सर। कंक्लूड करिए मैडम। मेरा सर प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी ने जो यहाँ उपस्थित किया था मुद्दा कि एक कम्युनिटी आज जो है वो माफिया के साथ है, गुनहगारों के साथ है। मेरा सवाल ये है सर, उस पर कह चुके आप, कंक्लूड करिए सर। कंक्लूड करिए। मेरा सवाल है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का साथ कौन दे रहा है आपके लिए? क्या वो फरिश्ते हैं? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। आखिर में मैं एक ही बात करते हुए अपनी बात विराम दूंगी सर। बहरों की अदालत में गूंगे की गहवार है, बहरों की अदालत में गूंगे की गहवार है, सजा उसी को मिली है तीर जिसके आर पार है। धन्यवाद। 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 श्री जॉर्ज कुरियन। Honorable Deputy Chairman, sir. बात कर लो जी। हाँ सुखेंदु से। Under Rule 29, Rule 29, Rule 29(1), it says a list of business for the day shall be prepared by the Secretary General, etc. Now the list of business for 3rd April was prepared by the Secretary General, then a revised list of business, thereafter a supplementary list of business, all dated 3rd April. We are now on 4th April. There is no list of business for 4th April. Thank you. There is no list for 4th April. माननीय सदस्यगण, मैंने ऑलरेडी ऑनरेबल चेयरमैन ने जो निर्देश दिया था, बीएससी में जो पढ़ा गया था, ऑलरेडी बता चुका हूं। अगेन आई विल रेफर डिफरेंट थिंग। दिस इज राज्यसभा एट वर्क. इट्स वेरी क्लियरली मेंशन्ड, as already stated, a sitting of the House concludes at such time as the chairman may direct. Without going into detail, again I will read a quote. Sitting of the council shall conclude at such hour as the chairman may direct. I have conducted the proceedings and continuing uninterrupted till this bill is concluded. It has been made clear. Thank you.